हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। लास्ट सेशन जो एनसीईआरटी के बारे में हमारा हुआ था, उसके अंदर एनसीईआरटी 6th क्लास की एनसीईआरटी और उसका फर्स्ट चैप्टर, बेसिकली एनसीईआरटी जो है इंडेक्स में उसे फर्स्ट चैप्टर मानती भी नहीं है, उसे एक इंट्रोडक्शन की तरह, परिचय की तरह वाई सोशल साइंसेस नाम से एक इंट्रोडक्शन जो है उन्होंने बना रखा था। हमने उसके बारे में डिस्कशन, एक लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था और उस सामाजिक विज्ञान क्यों या उसका परिचय, उस पार्ट में हमने देखा था कि एनसीईआरटी की भी ये डिमांड है, यूपीएससी की भी ये डिमांड है और एनसीईआरटी की भी ये डिमांड है कि अगर आप सोशल साइंस को, सामाजिक विज्ञान को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में कुछ टूल्स का होना जरूरी है। कुछ टूल्स हैं, कुछ उपकरण हैं जो आपके पास में हैं, तो आप इस पार्ट को बेहतरी से समझ सकते हैं। उसमें पहला ही टूल उन्होंने कहा था लैंड एंड पीपल, इंडिया एंड वर्ल्ड, लैंड एंड पीपल, भारत और विश्व, स्थल या जमीन और उसके लोग। तो स्थल या जमीन को समझने के लिए जो पहला पार्ट एनसीईआरटी डिस्क्राइब करती है, अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ ऐसा एक ट्री जो है वो देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था 5 थीम में ये बात करती है। थीम ए, थीम बी, थीम सी, थीम डी और थीम ई। ऐसे 5 थीम है जिनको हम अलग अलग सब्जेक्ट में देखते हैं। ये ज्योग्राफी है, ये हिस्ट्री है, ये आर्ट एंड कल्चर है, ये गवर्नेंस या पॉलिटी वाला पार्ट है और ये इकोनॉमी वाला पार्ट है। इस तरीके से एनसीईआरटी इसको देखती है और यूपीएससी भी कुछ इसी तरीके से इसको देखती है। तो यहाँ सबसे पहली जो थीम इन्होंने दी है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड पीपल, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। और उसमें भी सबसे पहली चीज जो इन्होंने दी है, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। यही चीज हम आज के सेशन में समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला चैप्टर एनसीईआरटी का यही है। पिछला वाला जो पार्ट था दैट वाज द इंट्रोडक्शन, परिचय, या हम कह सकते हैं कि एक सारांश जो है वो हमें बताया गया था कि कैसे इस सब्जेक्ट को समझा जाता है, सोशल साइंस को समझा जाता है। और आज के सेशन में हम उसका फर्स्ट पार्ट जो है, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अपने आप में लंबा चौड़ा पार्ट है तो हम इसको भी कुछ सेशंस में डिवाइड करेंगे। एक ही सेशन में सारी लंबी चौड़ी बात ना करें, 3-4 घंटे का सेशन हो जाएगा, तो उतनी लंबी चौड़ी बात ना करके इसको कुछ हिस्सों में, टुकड़ों में बांट कर हम बात करेंगे। राइट, चलिए। तो हम जो कुछ भी बात करेंगे उसके अंदर क्या क्या चीजें जानेंगे, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी की सोशल साइंस क्लास 6 की जो बुक है वहां से हम बात करने वाले हैं। जीएस पेपर 1 जो है उसका काफी सारा कंटेंट हमें यहाँ पर मिलेगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1 जो है मेंस में, उसका काफी सारा कंटेंट मिलेगा। बेसिकली उसके अंदर जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसका काफी सारा पार्ट यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे मैप्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं, अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, टाइम कैसे इनके साथ में चलता है, इन सब के बारे में डिस्कशन हमारा होगा। हालांकि हम एक ही सेशन में इन सब पर बात नहीं करेंगे। आज पर्टिकुलर सेशन में हम मैप्स के ऊपर बात करेंगे। और यही सेशन जो अभी आप देख रहे हैं, एनसीईआरटी 6th क्लास के एनसीईआरटी वाले पार्ट में तो जाएगा ही, उस प्लेलिस्ट में तो आपको मिलेगा ही, साथ ही ये मैपिंग सेक्शन में भी मिलेगा, क्योंकि आज हम बात ही सारी की सारी मैपिंग के बारे में करने वाले हैं। इसके अलावा जो ये सारे कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैप्स का पढ़ रहे हैं, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, टाइम, कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो सब जो है वो प्रीलिम्स में काम आने वाला है। मेंस में जीएस पेपर 1 में काम आने वाला है, प्रीलिम्स में काम आने वाला है। जो पर्टिकुलर मैप सेक्शन है उससे हम जानते हैं कि प्रीलिम्स में मैप बेस्ड क्वेश्चन हर साल लगभग 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन हमारे सामने अपीयर हो रहे हैं मैपिंग वाले पार्ट से। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट सेक्शन अपने आप में बन जाता है। सिलेबस का बहुत छोटा हिस्सा, लेकिन क्वेश्चंस इससे हर साल कंसिस्टेंटली हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी साल इसका वेटेज घट जाता हो, 2-3 क्वेश्चन ही आते हो, किसी साल 12-15 आ जाते हो, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंटली 10 क्वेश्चन तो है ही। कभी कभी 12 पे जाता है मामला, कभी कभी 8 पे आता है, लेकिन 8 से 12 क्वेश्चन, एवरेज 10 क्वेश्चन हमारे सामने है ही। तो प्रीलिम्स के लिए भी डेफिनेटली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही साथ निबंध ऐसे वाला जो पेपर होता है एंड बाकी के जो जीएस के पेपर्स हैं उनमें भी, चाहे हम हिस्ट्री से जोड़ें तब भी मैपिंग वाला पार्ट तो कनेक्ट होता ही होता है। इकोनॉमी से जोड़ें, जीएस पेपर 3 से अगर हम कनेक्ट करें तो डेफिनेटली मैपिंग वाला पार्ट कनेक्ट होता है। इसके अलावा जो लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, टाइम वाला जो कंसेप्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, इन सब जगहों पर भी कनेक्ट होता हुआ ये पार्ट दिखाई देता है। तो जीएस के हर पार्ट में, मतलब जीएस पेपर 1 से लेके 4 तक, हर पार्ट में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट, तो शुरुआत करेंगे हम इसी सेक्शन से, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। और ये लंबा चौड़ा सेक्शन है, हम इसे 2 या 3 सेशंस के अंदर कवर करेंगे। तो आज पहला सेशन है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मैप्स के बारे में बात करने वाले हैं, मानचित्रों के बारे में बात करने वाले हैं।
सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लोब वर्सेस मैप की, ग्लोब जो है वो हमारी अर्थ का 3D रिप्रेजेंटेशन है। त्रिविमीय रूप से अगर हम हमारी पृथ्वी को देखना चाहें, त्रिविमीय रूप से एक्चुअल में हमारी अर्थ कैसी है, पृथ्वी कैसी है, इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन अगर कोई हो सकता है, उसको बेस्ट तरीके से अगर हम दिखा सकते हैं तो वो ग्लोब है। लेकिन ग्लोब अच्छे से सब कुछ दिखा भी सकता है। ग्लोब में जो है कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, किसी कॉन्टिनेंट किसी महाद्वीप के बीच की दूरियां कैसी होंगी, कितनी दूरी होगी, ये सब चीजें हमें जानकारी मिल जाती है। लेकिन इसके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन ये होता है, इसको हम बहुत बड़ा नहीं कर सकते। जैसे मैप होते हैं, अलग अलग शहर का भी बना सकते हैं, एक एक गांव का बना सकते हैं, एक एक घर का बना सकते हैं। आपने घर के नक्शे देखे होंगे। तो मैप्स अलग अलग लेवल पर बनाए जा सकते हैं, ग्लोब अलग अलग लेवल पर नहीं बन सकता। आप कितना बड़ा ग्लोब बना लोगे, मैक्सिमम जो आप बनाओगे वो पृथ्वी की साइज का ही हो जाएगा। तो उसको आप पृथ्वी को देखो, उस ग्लोब को देखो, बात तो बराबर ही हो जाने वाली, क्योंकि साइज तो दोनों की बराबर हो गई है। तो साइज या प्रैक्टिकल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ग्लोब उतना अच्छा बेस्ट रिजल्ट हमें नहीं दे पाता है। दूसरा, प्रैक्टिकल अप्रोच में एक और पॉइंट अगर हम देखें, ग्लोब को हर जगह नहीं ले जा सकते हैं। मैप को समेटा, कागज समेटा, जेब में रखा, हम ले गए। कितना ही बड़ा मैप हो, कितना ही छोटा मैप हो, समेट के छोटा किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। ग्लोब को छोटा बड़ा किया नहीं जा सकता। अगर ये ग्लोब इतना बड़ा होगा तो इतना बड़ा ही रहेगा, आप इसको समेट के जेब में रख नहीं सकते हो। तो प्रैक्टिकली इसको हर जगह लाना ले जाना भी संभव नहीं हो पाता। तो प्रैक्टिकल यूजेस में ग्लोब जो है वो हमारे लिए लिमिटेड यूज का हो जाता है। भले ही ग्लोब अर्थ का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन करता हो, पृथ्वी को सबसे बेहतर तरीके से दिखाया ग्लोब पर ही जा सकता है, लेकिन ग्लोब प्रैक्टिकल अप्रोच में बहुत ज्यादा पिछड़ जाता है। इस वजह से हमें जरूरत पड़ती है मैप्स की। मैप्स जो होते हैं वो अर्थ का एक और टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, एक और प्रकार से पृथ्वी को दिखाने का तरीका है। पहला तरीका ग्लोब है, बेस्ट तरीका, सबसे बढ़िया तरीका वही है, लेकिन उसके प्रैक्टिकल अप्रोचेस गड़बड़ है। इतना आसान है नहीं उसको लाना ले जाना। समझना तो आसान है, लेकिन लाना ले जाना जो है वो संभव नहीं हो पाता है। प्लस ग्लोब जो है वो बहुत बड़े नहीं बनाए जा सकते, वरना आप उस ग्लोब को सीढ़ी पे चढ़ के फिर देख रहे होंगे, इसका कोई ज्यादा सेंस बनता नहीं, उसका कोई तुक नहीं बनता। उससे ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच में हम काम कर सकते हैं मैप्स पे। तो मैप्स जो है वो बेसिकली, अर्थ हमारी 3D है, 3 डायमेंशनल है, उसकी अपनी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। कुछ इस प्रकार से, जैसा मैंने अभी आपको ग्लोब बताया था, जैसे हम किसी बॉल को देखते हैं, फुटबॉल को देखिए, बास्केटबॉल को देखिए, किसी भी बॉल को देखिए, वो अर्थ वैसी है, उसकी अपनी एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ है। लेकिन उस पार्ट को, अर्थ को हम कुछ इस तरीके से खोल दें, ये जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, इसमें से एक आयाम को, एक डायमेंशन को कम कर दें और इसको कुछ इस प्रकार से कागज पर खोल दिया जाए। या आप ये दिमाग में इमेजिन करो, हमने एक बॉल बनाई है कागज की, पूरी कागज की बॉल है, और अब हमने उस बॉल को खोल दिया है। आपने क्रिकेट खेला होगा, क्रिकेट में टेनिस बॉल जो होती है फट जाती है कई बार, तो टेनिस बॉल को हम खोल सकते हैं, ऐसे फट जाए उसके बाद, ऐसे खोलेंगे तो जो सामने से आपको दिखाई देगा, जैसा पार्ट आपको दिखाई देगा, वो मैप है। अर्थ जो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम 2 डायमेंशन में ले आए, त्रिविमीय आकृति को द्विविमीय आकृति में जब ले आते हैं, यानी सिर्फ जिसकी लंबाई और चौड़ाई है, मैप को आप देखोगे उसकी अपनी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, उसकी कोई ऊंचाई नहीं है, कोई हाइट नहीं है। अर्थ की हाइट जो है वो हमने रिड्यूस कर दी, कम कर दी, डिडक्ट कर दी, हटा दी। और हटाने के अपने कुछ तरीके हैं जिनको प्रोजेक्शंस के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्शंस के बारे में हमें नहीं जानना होता ज्यादातर, ना तो एनसीईआरटी उस पर फोकस करती है। 6 क्लास के एनसीईआरटी को अगर आप देखेंगे तो वो प्रोजेक्शंस की बात नहीं करती है, और ना ही यूपीएससी ने कभी आज दिन तक प्रोजेक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा है। तो प्रोजेक्शन अपने आप में एक टेक्निकल मामला है, जो कि एक कार्टोग्राफी वाला जो बंदा होता है, जो व्यक्ति मैप बनाता है, कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैप बनाना, मानचित्र बनाना, नक्शे बनाना, और जो व्यक्ति ये काम करता है उसे कार्टोग्राफर के नाम से जाना जाता है। तो कार्टोग्राफी की फील्ड में प्रोजेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा काम आते हैं। हमारे यहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन में या स्कूल की लाइफ में भी प्रोजेक्शंस जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो ग्लोब बेसिकली 3D मॉडल है, लेकिन उसके अपने कुछ लिमिटेशंस है। तो हमने एक और नया तरीका बनाया जिसे हम मैप के नाम से या मानचित्र के नाम से जानते हैं, जो 2 डायमेंशनल होता है, द्विविमीय प्रकार का होता है। ये मैप्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मैप्स की अगर हम बात करें, मानचित्रों के प्रकार की बात करें, तो मानचित्र बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। पहला मानचित्र जो सबसे बेसिक टाइप का होता है, दैट इज द फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप का मतलब होता है, फिजिकली अगर आप वहां जाकर के देखें, भौतिक रूप से उस जगह पर जाकर देखें तो क्या दिख रहा है, भौतिक चीजें क्या दिख रही है, प्राकृतिक चीजें।
मतलब प्रकृति ने वहां पर क्या क्या बना रखा। जैसे प्रकृति के प्राकृतिक रूप से वहां कोई पहाड़ होगा तो हम मैप में भी दिखा देते हैं यहाँ पर कोई पहाड़ है, माउंटेन है। प्राकृतिक रूप से वहां कोई नदी होगी, हम मैप में भी दिखा देते हैं कि वहां पर एक नदी होगी। तो ऐसी जो प्राकृतिक चीजें हैं, नेचुरल चीजें जो होती हैं, मेन मेड चीजें उसमें नहीं आती। हमने सड़क बनाई, फिजिकल मैप में नहीं आएगी, भौतिक मानचित्र में नहीं आएगी। हमने बिल्डिंग्स बनाई, शहर बनाए, फिजिकल मैप में नहीं आएंगे। फिजिकल मैप में फिजिकली वहां जाएं, भौतिक रूप से वहां जाएं, और प्राकृतिक चीजें जो हमें दिखाई दे, नेचुरल चीजें जो हमें दिखाई दे, वही फिजिकल मैप के अंदर काउंट होती है, फिजिकल मैप के अंदर दी जाती है या रखी जाती है। तो फिजिकल मैप बेसिकली किसी जगह की फिजिकल कंडीशंस को दिखाता है, भौतिक अवस्थितियों को दिखाता है, भौतिक स्थितियां कैसी हैं वो दिखाता है। लेकिन वो भौतिक स्थितियों में मानव निर्मित कोई चीज नहीं आएगी। हमने कोई बाउंड्री बना रखी है, नहीं आएगी। हमने कोई घर बना रखा है, उसमें नहीं आएगा। हमने कोई सड़क बना रखी है, उसमें नहीं आएगी। कोई शहर बना रखा है, नहीं आएगा। हाईवे बना रखा है, नहीं आएगा। ये सब कुछ उसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये मानव निर्मित है। प्राकृतिक रूप से क्या क्या चीजें, घास के मैदान है, दिखाई देंगे। जंगल है, फॉरेस्ट है, दिखाई देंगे। माउंटेन्स हैं, दिखाई देंगे। नदी है, आपको उसमें दिखाई देगी। वो सब कुछ हम उसके अंदर दिखाएंगे। दोज मैप्स आर नोन एज फिजिकल मैप्स या भौतिक मानचित्र। अगर आपने अपने पास में कोई एटलस है, उस एटलस को खोलोगे तो जैसे भारत की एटलस जो होती है, पहला ही मैप जो है इंडिया का दिया होता है जनरली। 7-8 पेज जो है वो एटलस को समझाने के लिए आपको दिए होते हैं, जो बच्चे जनरली पढ़ते नहीं है, जबकि वो बहुत काम की चीज होती है। उसको पढ़ने के बाद जब आप देखें, पहला मैप जो आता है पेज नंबर 10, 11, 12 के आसपास आता है, उसमें इंडिया का मैप दिया होता है। एक तरफ इंडिया फिजिकल, एक तरफ इंडिया पॉलिटिकल। भारत का भौतिक मानचित्र और भारत का राजनीतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र में क्या चीजें होंगी, जो प्राकृतिक रूप से वहां पर है, नेचुरली वहां पर है। दूसरे टाइप का जो मैप है, दैट इज द पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में वो सब चीजें होंगी जो हमने बनाई, मानव ने बनाई है। हमने मतलब मैंने नहीं बनाई, आपने नहीं बनाई, पूरे मानव समाज ने, ह्यूमन सोसाइटी ने जो चीजें बनाई हैं वो वहां मिलेंगी। जैसे हमने क्या बनाए होते हैं, शहर बनाए होते हैं, तो आपको शहर दिखाई देंगे। हमने कुछ बाउंड्रीज बनाई होती हैं, बाउंड्रीज अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। जैसे दो स्टेट्स के बीच का बॉर्डर हो सकता है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच का बॉर्डर है, दिखाई देगा आपको। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का बॉर्डर है, दिखाई देगा आपको। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच का बॉर्डर है, दिखाई देगा आपको। फिजिकल मैप में नहीं दिखेगा, भौतिक मानचित्र में नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप पॉलिटिकल मैप में आओगे, राजनीतिक मानचित्र में आओगे, आपको दिखाई देगा। ऐसे ही भारत जो है, इंडिया जो है, उसके अपने कुछ बाउंड्रीज हैं। पाकिस्तान के साथ बाउंड्री है, आपको उस मैप में दिखाई देगी। चाइना के साथ बाउंड्री है, आपको उस मैप में दिखाई देगी। नेपाल के साथ बाउंड्री है, आपको उस मैप में दिखाई देगी। तो पॉलिटिकल मैप में पॉलिटिकल कंडीशंस जो है, राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हमने बनाई हैं, वो सब वहां पर आपको दिखाई देंगी। शहर दिखाई देंगे। जनरली रिवर्स जो है, नदियां जो हैं, वो पॉलिटिकल मैप में भी दिखा दी जाती हैं, पर वो बेसिकली होती फिजिकल मैप का पार्ट है। पर आपकी सहूलियत के लिए, आपको एटलस को पढ़ना आसान रहे, समझना आसान रहे, इस वजह से नदियां भी जनरली दिखा दी जाती हैं। इसके अलावा तीसरे टाइप का जो मैप होता है, दैट इज द थीमेटिक मैप्स, या हिंदी में हम इन्हें कहते हैं विषयगत मानचित्र, जो पर्टिकुलर किसी विषय के लिए बने होते हैं। मतलब आपने कोई थीम ली, आपने सोचा एक नक्शा बना देते हैं जिसपे कि भारत के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दिखा दिए जाए, जितने भी पावर प्लांट्स हैं, ताप विद्युत ग्रह हैं, सॉरी विद्युत ग्रह हैं, और वो भी नाभिकीय विद्युत ग्रह हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, वो सारे दिखा दिए जाए। आपने इंडिया का मैप उठाया, वो सारे दिखा दिए। आपकी इच्छा हो गई, नहीं एक काम करते हैं, भारत की सारी नदियां नदियां दिखा देते हैं। आपने एक मैप उठाया, उसमें सिर्फ रिवर्स रिवर्स मेंशन कर दिया और कुछ नहीं दिखाया। आपकी इच्छा हो गई, नहीं भारत की सारी सड़कें दिखा देते हैं, तो आपने उसमें सारी रोड्स जो है वो दिखा दी, जितनी दिखा सकते हो। चलो एक काम करते हैं, भारत में ट्रेनें कहाँ से कहाँ चलती होंगी, पटरियां कहाँ से कहाँ बिछी हुई होंगी, रेलवे ट्रैक्स कैसे होंगे, उसका एक मैप बना देते, तो इंडिया का रेलवे मैप तैयार हो जाएगा, इंडिया का रोड मैप तैयार हो जाएगा, इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट मैप तैयार हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी थीम उठा सकते हो। भारत में कहाँ कहाँ कितनी बारिश होती है, उसका एक मैप बना देंगे। भारत में कहाँ कहाँ कौन सी फसलें पैदा होती हैं, उसका एक मैप बना देंगे। भारत में कहाँ कहाँ कितना टेम्परेचर रहता होगा, उसका एक मैप बना देंगे। जो हमारी इच्छा हो जाए, जो भी हमारे दिमाग में थीम आ जाए, हमारे दिमाग में भारत में कहाँ कहाँ गरीबी होगी, बना देते हैं। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ गरीबी होगी, चलो बना देते हैं। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ रईसी होगी, ये भी बना देते हैं। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ भुखमरी होगी, ये भी बना देते हैं। जो आपकी इच्छा हो जाए, जो थीम आपके दिमाग में आ जाए, उस थीम पर बेस्ड मैप्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो उसे हम थीमेटिक मैप, या हिंदी में विषयगत मानचित्र, जो विषय आपके दिमाग में जम जाए उसके आधार पर आप मैप बना सकते हैं। मैप्स के अपने कुछ कंपोनेंट होते हैं, कुछ घटक होते हैं, जिनको अगर आप नहीं समझते तो मैप नहीं समझ आएगा। जनरली बच्चे, कई ऐसे बच्चे मिलते हैं, ऐसे हजारों की संख्या में बच्चे मिलते हैं, सर आपने कहा था एटलस ले आओ, एटलस पढ़ लो,
हम एटलस लिया है लेकिन हमें एटलस पढ़ना आता ही नहीं, हम एटलस में ऐसे खोल के बैठते हैं, 10 मिनट तक उस फोटो को ताकते रहते हैं और फिर बंद कर देते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए नहीं समझ आ रहा आपको क्योंकि उसके अंदर कुछ लैंग्वेज है, उसकी अपनी कुछ लैंग्वेज है, अपनी कुछ भाषा है। आप गधे से जा करके बात करोगे, गधा कुछ बोलेगा लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, आप कुछ बोलोगे वो उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक लैंग्वेज एस्टेब्लिश्ड नहीं है, कोई भाषा जो है वो आप दोनों के बीच में स्थापित नहीं है। अगर वो भाषा स्थापित हो जाए तो डेफिनेटली आपकी बात वो समझेगा, उसकी बात आप समझेंगे। सेम वैसे ही मैप्स की अपनी एक लैंग्वेज है, मानचित्रों की अपनी एक भाषा है। अगर आप उस भाषा को समझेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से समझी जाती है, उसके कंपोनेंट जो है, घटक जो है उनसे समझी जाती है, अगर आप उन घटकों को, कंपोनेंट्स को समझते हैं तो आप मैप क्या कहता कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ये समझ पाएंगे। अगर हम उन कंपोनेंट्स को नहीं समझते, बात कुछ भी नहीं समझ आएगी, अब्बा डब्बा जब्बा वाला मामला हो जाएगा। तो ऐसे में जो कंपोनेंट्स हैं, जो घटक हैं, उनको समझना जरूरी है। क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर? एक तो होती है डिस्टेंस, दूरी। दूरी को दिखाने के लिए यूज किया जाता है स्केल, हिंदी में जिसे पैमाना कहा जाता है, पैमाना लगाया जाता है। अभी क्या होता है हम समझेंगे इसको। दूसरा होता है डायरेक्शन, दिशा भी दिखानी होती है। मैप जो है वो डिस्टेंस दिखाएगा, दूसरी चीज जो दिखाएगा वो डायरेक्शन दिखाएगा, दिशा दिखाएगा। दिशा के लिए जनरली कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं एंड इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं। हिंदी में चतुर्दिक पॉइंट होते हैं और मध्यवर्ती बिंदु होते हैं, अभी समझेंगे इनको भी आगे। और तीसरे होते हैं सिंबल, ये ज्यादा ही काम की चीज होती है। ये तो जनरली दिशा वाला मामला तो फिर भी बच्चों को पता होता है, स्केल जनरली बच्चे यूज करते नहीं है, या नहीं भी समझ आए तब भी शायद मैप समझ आ जाए, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में हमें स्केल वाले पॉइंट से ज्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा काम की चीज है दैट इज द सिंबल्स, प्रतीक, या इनको लीजेंड्स भी कहा जाता है। तो लीजेंड्स या सिंबल्स जो हैं वो हमें सबसे बेहतर तरीके से बातों को समझा पाते हैं, दिखा पाते हैं कि ये मैप इस प्रकार से बनाया गया है, इसमें अगर कोई ये चीज आपको दिखाई दे रही है इसका मतलब ये है। वो भाषा, वो लैंग्वेज हमारे बीच में एस्टेब्लिश हो जाती है। तो एक एक कंपोनेंट को समझने की कोशिश यहां पर हम करते हैं। पहला आता है मैप, स्केल एंड डिस्टेंस। मैप में डिस्टेंस देखा जा सकता है, मानचित्र की सहायता से हम दूरी को माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं? जनरली जो मैप होता है उसमें एक स्केल का प्रयोग किया जाता है। स्केल, या हिंदी में जिसे हम कहते हैं पैमाना। पैमाना या स्केल का मतलब यह होता है, जनरली लिखा होता है, जनरली जो है अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए एटलस में लिखा है या कोई मैप है आपके पास में, उसमें लिखा है 1:25,000, 1:25,000 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? आप मैप में किन्हीं भी दो जगहों के बीच की दूरी अगर 1 यूनिट देख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर देख रहे हैं, 1 इंच देख रहे हैं, 1 मीटर देख रहे हैं, जो भी आप यूनिट कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए मैं सेंटीमीटर ले लेता हूं, ये पॉइंट ए होगा, मान लीजिए ये एक शहर है जिसका नाम ए है, मान लीजिए ये शहर है जिसका नाम बी है। मैंने इन दोनों के बीच में स्केल रखा है ऐसे, और स्केल रख के नापा कि इन दोनों के बीच की दूरी आई 1 सेंटीमीटर सपोज। तो इसका मतलब क्या निकला? एक्चुअल में ये दोनों शहर जो हैं वो 25,000 सेंटीमीटर दूर है। 1:25,000 का मतलब यह है, आप कोई भी 1 यूनिट मेजर कर रहे हैं, एक इकाई नाप रहे हैं, वो एक्चुअल में 25,000 इकाई के बराबर है, 25,000 यूनिट्स के बराबर है। ये मैप का मतलब होता है। तो आप मैप में किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस को देख सकते हैं। आपको मान लीजिए नापना है दिल्ली से मुंबई के बीच की सीधी दूरी कितनी होगी, नक्शा उठाओ, इंडिया का मैप उठाओ, एटलस वाला मैप उठाओ, स्केल उठाओ, और स्केल उठा करके आप उन दोनों के बीच की डिस्टेंस नाप लो, स्केल में कितनी आई। फिर जो मैप आपने उठाया, मैप में जनरली अगर मान लीजिए इस टाइप का एक मैप है आपके सामने, जिसमें एक मैप बना हुआ है, आपने दिल्ली और मुंबई, इंडिया का मैप है सपोज, तो इसको उठाया, आपने दोनों के बीच को स्केल से मेजर किया, यहां से लेके यहां तक की क्या डिस्टेंस आई, एग्जैक्ट डिस्टेंस, सीधी दूरी हम माप रहे हैं, किलोमीटर में नापेंगे, कोशिश करेंगे किलोमीटर में नापें, लेकिन फिलहाल आपने जो है स्केल में मापोगे तो या तो इंच में आएगी या सेंटीमीटर में आएगी। आप इसको सेंटीमीटर में माप लो, जितना भी सेंटीमीटर आया, एक्स वाई जेड जितना भी सेंटीमीटर आया, आप इसको माप लो। अब आप देखोगे यहाँ या तो यहाँ कहीं या यहाँ कहीं नीचे की तरफ, इस जगह पर या इस जगह पर कहीं ऊपर या नीचे, बॉटम में, अप या डाउन में, कहीं हेडर फुटर में आपको स्केल दिखाई देगा। जनरली ऑक्सफोर्ड के एटलस में यहाँ कोने पे लिखा होता है, पर कहीं और भी हो सकता है, वो यहाँ 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 कहीं और, किसी और एटलस में कहीं और भी हो सकता है। तो वहां एक स्केल लिखा हुआ है, उस स्केल से आपको मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की दूरी आई,
तो वहां पर जो स्केल लिखा हुआ उतने से 5 को मल्टीप्लाई करना है, उतने सेंटीमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में। सेंटीमीटर को फिर मीटर में कन्वर्ट कर लो, मीटर को फिर किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, आपको सीधी डिस्टेंस मिल जाएगी दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी कितनी है। ऐसे ये स्केल्स जो है वो काम आते हैं। पर्टिकुलरली यूपीएससी की दुनिया में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में जब हम देखें तो ये स्केल हमारे ज्यादा काम नहीं आता। हमें दूरियां नापने के लिए कभी नहीं कहा जाता कि आप दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी बताओ, या दिल्ली कोलकाता के बीच की दूरी बताओ, बेंगलोर चेन्नई के बीच की दूरी बताओ, कोई नहीं कहेगा आपको। पर हमें इस स्केल का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ साइड पे कोने में लिखा हुआ होता है, उस स्केल का क्या मतलब है ये हमें पता होना चाहिए, राइट। तो पहला जो टूल है दैट इज द स्केल। सेकंड जो चीज आती है जो हमें पता होनी चाहिए दैट इज द कार्डिनल एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। कार्डिनल को हिंदी में कहते हैं चतुर्दिश, और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस को हम बोलते हैं मध्यवर्ती दिशाएं। ये भी बहुत सिंपल पार्ट है। जनरली अगर आप देखेंगे मैप में ये वाला हिस्सा जो है वो नॉर्थ होता है, या हिंदी में जिसे हम उत्तर कहते हैं। ये वाली दिशा साउथ या दक्षिण होती है, ये वाली दिशा ईस्ट या पूर्व होती है, और ये वाली डायरेक्शन वेस्ट या पश्चिम होती है। तो हम किसी जगह की दिशा भी देखते हैं। जैसे एनसीईआरटी का यही चैप्टर अगर आप देखेंगे, एक मैप यहाँ पर दिया है, एक गांव का मैप यहाँ पर दिया है, जिसमें शहर का मैप है ये। यहाँ देखेंगे नगर पंचायत दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो बैंक दे रखा है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, बैंक नगर पंचायत से किस तरफ है, इस तरफ है। यानी हम बोलेंगे बैंक जो है वो नगर पंचायत से ईस्टर्न डायरेक्शन में, पूर्वी दिशा में स्थित है। सिंपल, एकदम सिंपल है। अगर हम इधर जा रहे हैं तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, पूर्व दिशा है। अगर हम इधर जा रहे हैं तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है। इधर जा रहे हैं तो साउथ है, इधर जा रहे हैं तो वेस्ट है। हम किधर गए, इस तरफ गए, राइट हैंड साइड पर गए। राइट हैंड साइड हमेशा क्या होती है, ईस्ट, पूर्व। कभी भी मैप को पढ़ते समय आपको राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ये वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। हमेशा मैप को पढ़ते समय आपको इसी दृष्टिकोण से देखना है कि ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है, यानी मैं कहूंगा कि नगर पंचायत से ईस्ट में देखो तो आपको बैंक दिखाई देगा। नगर पंचायत से वेस्ट में देखो आपको हॉस्पिटल दिखाई देगा, यहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल दिखाई देगा। नगर पंचायत से नॉर्थ में देखो, यहाँ अपार्टमेंट्स है बहुत सारे लोगों के रहने के, वो आपको दिखाई देगा। ऐसे आपको जगहें जो है वो दिखाई जाती है, डायरेक्शंस जो है वो दिखाई जाती है। ये चार जो मेन डायरेक्शंस हैं, इनके बीच में कुछ और पॉइंट्स हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इनके बीच के जो पॉइंट्स हैं उनको इंटरमीडिएट पॉइंट्स के रूप में जाना जाता है, हिंदी में मध्यवर्ती दिशाओं के रूप में जाना जाता है। जैसे ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आई तो हम इसे कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, या हिंदी में उत्तर और पूर्व के बीच में आई तो हम इसे कहेंगे उत्तर पूर्व। सेम ऐसे ही ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ये जो चार नई दिशाएं आपके सामने निकल कर आई, इन्हें कहा जाता है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, मध्यवर्ती दिशाएं। तो इनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे यही अपना जो ये एग्जांपल था, इसी में अगर हम यूज करें, ये नगर पंचायत है और इस तरफ म्यूजियम है। तो अगर हम देखें तो नगर पंचायत से म्यूजियम किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन क्या कहलाती है, इस पॉइंट से अगर हम इधर जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन क्या कहलाती है, साउथ ईस्ट। तो नगर पंचायत से म्यूजियम जो है वो साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूर्व की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। नगर पंचायत से इस तरफ आए, साउथ वेस्ट में आए तो मार्केट है, बाजार जो है, मार्केट जो है वो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। हॉस्पिटल से, ये हॉस्पिटल है, यहां से नॉर्थ वेस्ट में गए, ये रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के साउथ में गए, ये स्कूल है। ऐसे हम किसी भी चीज को दिखा सकते हैं, किसी भी जगह को, दो जगहों के बीच के रेफरेंस को डायरेक्शन से दिखाया जा सकता है, दिशा से दिखाया जा सकता है। और यूपीएससी इस मामले में आपके मजे बहुत लेगी, बहुत लेगी। यूपीएससी कई सारे स्टेटमेंट पकड़ाएगी आपको कि पोर्ट ब्लेयर से दक्षिण पश्चिम दिशा में जाने पर जो हमारा आइलैंड है, वॉल्केनिक आइलैंड है, वो दिखाई देता है। नारकोंडम आइलैंड जो है वो दिखाई देता है। अब अगर आप देखेंगे तो वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है ही नहीं, दक्षिण पश्चिम दिशा में जो है वो है ही नहीं। तो स्टेटमेंट ऐसे दे करके आपसे यूपीएससी जो है वो लोकेशंस जो है वो काफी ज्यादा पूछेगी, बहुत सारी जगहों की लोकेशंस। ये तो जस्ट एक एग्जांपल था। ऐसे लोकेशंस जो हैं वो काफी ज्यादा, ये कार्डिनल पॉइंट्स,
एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जो हैं, चतुर्दिश और मध्यवर्ती दिशाएं जो हैं, इनका उपयोग करके आपसे काफी सारे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। यानी ये सेक्शन अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं है, बहुत सिंपल पार्ट है ये अपने आप में। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी आता होगा आप में से, जनरली आप बचपन से ये काम करते आए होंगे। बस यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमें ये चीजें यूज करनी होती है। ये जो कुछ नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको हमें मैप पर अप्लाई करना होता है। राइट। तीसरी चीज जो आती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सिंबल्स। प्रतीक। कुछ प्रतीकों का उपयोग मैप के अंदर किया जाता है। जैसे पर्टिकुलरली एनसीईआरटी के अंदर ही एक पूरा सिंबल्स का जो है एक पार्ट यहां पर दिया है। जैसे उन्होंने बताया है, रेलवे लाइन को अगर दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे हम। उसमें भी रेलवे लाइन में 3 अलग अलग प्रकार की रेलवे लाइन है या 2 अलग अलग प्रकार की रेलवे लाइन है। ब्रॉड गेज है तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे, मीटर गेज है तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, और रेलवे स्टेशन दिखाना होगा तो हम ऐसे दिखाएंगे, अलग से ऐसा बॉक्स बना करके रेड रेड कलर में ऐसा बनाए। कलर्स का भी इंपॉर्टेंस है। मैं अभी यहाँ पे रेड कलर में बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैप में अगर ब्लैक कलर में है, यहाँ सिंबल में ब्लैक कलर में है, तो मैप में भी ब्लैक कलर में आपको दिखेगा तो उसका कुछ अलग मतलब होगा। हो सकता है रेड कलर में दिखे तो उसका कुछ और मतलब होगा, ब्लू कलर में दिखे तो उसका कुछ और मतलब होगा, और अलग अलग कलर्स के अलग अलग मतलब होंगे। ऐसे ही अगर आप देखेंगे रोड्स को देखेंगे तो मेटल रोड्स जो हैं वो ऐसी दिखाई देंगे आपको। मेटल मतलब पक्की सड़कें जो है वो ऐसी दिखाई देंगी। अनमेटल्ड कच्ची सड़कें आपको इस सिंबल से दिखाएंगे। ये एनसीईआरटी ने एक सिंपल सा तरीका जो है वो आपको बताया, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया यूज करता है। भारत में नक्शे छापने का काम, नक्शे बनाने का काम जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया करता है। हिंदी में इसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहा जाता है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग या सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से ये कुछ सिंबल्स जो है वो बता रखे हैं कि ऐसे ऐसे सिंबल्स हम यूज करेंगे जहां जहां जो जो चीज हमें दिखानी होगी। अगर मान लीजिए हमें बाउंड्री दिखानी है, इंटरनेशनल बाउंड्री को ऐसे दिखाया जाएगा, ऐसे सिंबल से, एक बड़ी लाइन फिर एक डॉट फिर एक बड़ी लाइन फिर एक डॉट। अगर हमें स्टेट बाउंड्रीज को दिखाना है तो छोटी लाइन फिर एक डॉट फिर छोटी लाइन फिर एक डॉट फिर ऐसे दिखाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री जिलों को दिखाना है तो सिर्फ ऐसे ऐसे लाइन दिखा देंगे। कलर ब्लैक रहेगा। मैं रेड में इसलिए बना रहा हूं ताकि आप दोनों में कंफ्यूज ना हो, मैंने जो बनाया और जो पहले से प्रिंटेड है उसमें कंफ्यूज ना हो, पर कलर ब्लैक रहेगा। मैं रेड में सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं। ऐसे ही रिवर्स जो है उनके लिए इस प्रकार का ब्लू कलर का सिंबल यूज किया जाएगा। कोई कुआं होगा तो उसके लिए काले कलर का ऐसा सिंबल यूज किया जाएगा। कोई टैंक या झील होगी जनरली तो उसके लिए ऐसा सिंबल यूज किया जाएगा। ब्रिज होगा तो ऐसा सिंबल यूज किया जाएगा। कैनाल होगी तो ऐसा सिंबल यूज किया जाएगा। ऐसे कुछ तरीके सिंबल्स जो है वो बना रखे हैं। अगर आप एटलस को खोलेंगे, आपकी एटलस को खोलेंगे, उसमें भी कुछ ऐसे सिंबल्स आपको दिखाई देंगे। आपके एटलस के अंदर पूरा एक एक डेडिकेटेडली पेज है, पेज नंबर 8 9 अलग अलग एटलस में अलग अलग होता है। मैप्स स्टार्ट होने के पहले ही एक ऐसा पेज होता है जिसके अंदर आपको दिखा रखा होता है। इंटरनेशनल बाउंड्री को ऐसे दिखाएंगे ब्लैक कलर में, ऐसे पूरी लंबी लाइन होगी, फिर डॉट फिर लंबी लाइन फिर डॉट फिर लाइन फिर डॉट, ऐसे चलेगा। स्टेट बाउंड्री होगी तो इन्होंने तरीका बना रखा है, एक लंबी लाइन फिर 2 डॉट फिर लंबी लाइन फिर 2 डॉट फिर लंबी लाइन फिर 2 डॉट। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है तो सिर्फ डॉट 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 में। कलर ब्लैक है, मैं रेड में सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। कोस्टल बाउंड्री होगी, तटीय सीमा होगी, तो ब्लू कलर की लाइन होगी, सिंपल सीधी लाइन होगी लेकिन ब्लू कलर की लाइन होगी। ऐसे अलग अलग सिंबल्स है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को दिखाना होगा, रेलवे लाइन को दिखाना होगा, केनाल नहर को दिखाना होगा, किसी झील को दिखाना होगा, किसी दलदल को दिखाना होगा, नदियों को दिखाना होगा। रिलीजियस प्लेस के लिए ब्लैक कलर का झंडा, इस प्रकार का एक ब्लैक कलर का झंडा जो है वो बना रखा होगा। अगर टूरिस्ट प्लेसेस है तो उसके लिए रेड कलर का एक झंडा जो है वो बना रखा होगा, फ्लैग बना रखा होगा। एयरपोर्ट को दिखाना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो एरोप्लेन के साइन के साथ में गोला होगा। अगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट है तो सिर्फ एरोप्लेन का साइन होगा, गोला नहीं होगा। अभी आपने कल ही जो है घटना देखी है, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, जिसमें लगभग सभी लोग मारे गए हैं, सिर्फ 2 ही लोग सरवाइव किए हैं। बाकी 242 में से 240 लोग मारे गए हैं, ऐसी सूचना है। मैंने आप लोगों के लिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वो कैसे इंपॉर्टेंट है उस पर भी एक पूरा सेशन किया, आप लोगों के लिए अपलोड हो चुका है वो सेशन। आप उसको जाकर के देख सकते हैं। वहां पर डिटेल में बात करिए कि जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है, पूरा आपके लिए एक सेशन किया है। ऐसे ही जैसे किसी पीक की हाइट को दिखाना है तो ऐसा एक काले कलर का ट्राइंगल होगा, ब्लैक कलर का त्रिभुज जो है वो बना होगा, और साथ में कुछ नंबर लिखे होंगे, जैसे यहाँ 706 लिखा है तो 706 उसकी हाइट है, मीटर मीटर में उसकी हाइट है कि ये वाली जो पीक है इसकी हाइट होगी 706 मीटर, 706 मीटर। ऐसी कोई जगह समुद्र तल से भी नीची होगी तो उसके लिए रेड कलर का उल्टा ट्राइंगल यूज किया जाएगा।
और उसके साथ में समुद्र तल से कितनी नीची है, -29 लिखा है, यानी 29 मीटर नीचे है, 29 मीटर समुद्र तल से भी नीचे है। ऐसे ही ओशियंस के अंदर जो गहरे पॉइंट होते हैं उनको दिखाने के लिए जो डिप्रेशंस होते हैं, जो गर्त होते हैं, जो काफी गहरे हिस्से होते हैं, जैसे मेरियाना ट्रेंच हो गया, चैलेंजर डीप हो गया, ऐसी जगहों को दिखाने के लिए ब्लू कलर का एक उल्टा ट्राइंगल, इन्वर्टेड ट्राइंगल जो है वो बनाया होगा इस टाइप का, सॉलिड फिल वाला, और उसके साथ में कुछ नंबर लिखा होगा, जैसे मान लीजिए 7699 लिखा है, तो इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वहां पर समुद्र की गहराई, अंदर की जो गहराई है वो 7699 मीटर है। ऐसे अलग अलग सिंबल्स का उपयोग किया जाता है, ऐसे अलग अलग तरीके हैं, सिंबल्स हैं, लिजेंड्स हैं, प्रतीक हैं, जिनका उपयोग किया जाता है मैप के अंदर, जो आपको बहुत सारी चीजें दिखाती है। तो ये पर्टिकुलर जो सिंबल वाला पेज होता है आपके एटलस में, पहले इसको समझना होगा आपको। अगर आप इसे नहीं समझे हैं तो आप वो जो मैप जो आपको बात बताना चाह रहा है वो समझ में नहीं आएगी। फिर आपको पता ही, चाहे चाहे आप फिजिकल मैप देख रहे हो, चाहे पॉलिटिकल मैप देख रहे हो, चाहे कोई सा थीमेटिक मैप देख रहे हो, उसमें आपको बात समझ नहीं आएगी जो वो बात बताना चाह रहा है, जब तक आप इन सिंबल्स को नहीं जानते। इसके अलावा एटलस में एक और तरीका यूज होता है, फिजिकल मैप जो होता है, भौतिक मानचित्र जो होता है, उसके अंदर आप देखते हैं कलरफुल होता है, वो काफी ज्यादा कलर्स भरे होते हैं, कहीं नीला दिख रहा है, कहीं पीला दिख रहा है, कहीं हरा दिख रहा है, सारे तरह के कलर, कहीं व्हाइट दिख रहा है। तो आपको ऐसा लगता है सर ये ऐसे डिजाइन बनाने के लिए छाप दिया होगा ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेसिकली ये भी एक अल्टीट्यूड इन मीटर्स का आपके सामने एक लिजेंड जो है वो यूज किया होता है, सिंबल यूज किया होता है। जनरली ये हर पेज पर होता है, ऑक्सफोर्ड एटलस में तो आप देखेंगे लगभग हर पेज पर ये सिंबल होता है। ये क्या दिखाता है, जहां 0 लिखा हुआ है वो दिखा रहा है ये समुद्र का स्तर है, सी लेवल या समुद्र का जल स्तर जिसे हम कहते हैं वो 0 है। इससे ऊपर उठे हम तो एक बहुत लाइट ग्रीन कलर जो है वो यूज कर रखा है यहाँ पर, और उसके आगे लिखा है 50, यहां देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 50, यानी 0 से 50 मीटर तक की हाइट जिन जगहों की होगी, समुद्र तल से जो जगह 0 से 50 मीटर की हाइट की होगी, उन जगहों को हम इस कलर से दिखाएंगे। ऐसे ही जिन जगहों की 50 से 150 मीटर होगी उसके लिए थोड़ा और अलग कलर यूज किया, 150 से 300 मीटर के लिए अलग कलर यूज किया है, 300 से 600 मीटर के लिए अलग अलग कलर यूज किया है। ऐसे ही आप जाएंगे 6000 मीटर से भी ज्यादा कोई जगह ऊंची होगी तो उसको प्योर व्हाइट कलर दे दिया, क्योंकि वहां परमानेंट बर्फ रहती है, तो स्नो को, बर्फ को दिखाने के लिए प्योर व्हाइट कलर जो है उसका यूज कर लिया इन्होंने। ऐसे जो कलर्स आपको दिखाई देते हैं सेम ऐसे ही समुद्र की दुनिया में भी देखेंगे। अगर आप इस तरफ आएंगे तो लाइट ब्लू कलर जो है वो दिखा रहा है 200 मीटर तक की हाइट है, उससे थोड़ा डार्क ब्लू कलर दिखा रहा है 200 से 1000 मीटर की हाइट है, सॉरी डेप्थ है, गहराई है, और 1000 मीटर से भी ज्यादा गहराई डेप्थ अगर किसी जगह की होगी तो वहां पर डार्क ब्लू कलर का यूज किया जाएगा। तो वो जो अलग अलग कलर्स आप देखते हैं फिजिकल मैप में, स्पेशली ये कलर्स फिजिकल मैप में ज्यादा काम आते हैं। तो फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र में जो अलग अलग रंग आपको दिखाई देते हैं, कलर्स आपको दिखाई देते हैं, वो अलग अलग कहानी बता रहे होते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ इन सिंबल्स और कलर्स के साथ में आपको मिल जाती है। ये जो प्रतीक हैं इनके द्वारा, और साथ ही साथ जो कलर्स यूज किए गए हैं उनके द्वारा आपको बहुत सारी सूचना प्रदान कर दी जाती है। अब हमें ये पता ही नहीं है, हमने कभी इसको देखा ही नहीं, लीजेंड्स को देखा ही नहीं, हम सीधा मैप पे चले जाते हैं। सीधा मैप पे एंट्री करोगे और आपको ये नहीं पता मैप की अपनी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, इस बात का ज्ञान आपको नहीं है, फिर वहां जाके अब्बा डब्बा जब्बा वाला ही मामला होगा। वो कुछ कहना चाह रहा है लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा, और आप बोलोगे, फट से बंद कर दोगे, पता नहीं कौन सी फर्जी वाली एटलस बता दी सर आपने हमको, हमें कुछ नहीं समझ आता है। एटलस फर्जी नहीं थी, हमारा तरीका फर्जी था। हम अगर उस तरीके को संभालेंगे, सुधारेंगे, तो डेफिनेटली हमें वो एटलस समझ आएगी। राइट। तो ये तरीके यहां देखिए शहरों को दिखा रखा है। लेस देन 10,000, 10,000 से भी कम लोग अगर किसी जगह पर रह रहे हैं तो उनके लिए, और अगर वो कंट्री की कैपिटल है, देश की राजधानी है, और पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो ऐसा सिंबल यूज होगा। अगर वो स्टेट की कैपिटल है, राज्य की राजधानी है, और पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो ऐसा सिंबल यूज होगा। ऐसे अलग अलग सिंबल्स आपको मिलेंगे शहरों की राजधानियों को। पॉलिटिकल में ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन पॉलिटिकल मैप में काम आएगा। पॉलिटिकल मैप्स में जो अलग अलग सिंबल्स दिखेंगे, राजनीतिक मानचित्र में जो अलग अलग प्रकार के प्रतीक दिखेंगे, वो हमें अलग अलग कहानी बताएंगे। इस शहर की इतनी पॉपुलेशन होगी, इस शहर की इतनी जनसंख्या होगी, ये कैपिटल भी है, राजधानी भी है, कैपिटल है तभी उसको इस तरीके से दिखाया गया है। अदर टाउन्स को ऐसे दिखाया गया है, कैपिटल नहीं है तो उनको इस तरीके से दिखाया गया है। ऐसे बहुत सारे तरीके इन्होंने लगा रखे हैं जिनको कि हमें जानना समझना होता है। बिना इनको जाने समझे कहानी समझ आएगी नहीं, हमें समझ ही नहीं आएगा कि ये एटलस के अंदर जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतनी सारी सूचना है, ये कैसे आ रही है या कैसे क्या बताना चाह रही है हमें, ये हम नहीं समझ पाएंगे। राइट। तो सिंबल वाला पार्ट जो है वो भी हमने समझा। तो
इस सेक्शन के अंदर अगर हम देखें तो हमने समझा ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होता है, उसके बारे में बात हमने करी, मैप कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करी, और मैप के जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंस को देखने के लिए स्केल होता है, दूरी को देखने के लिए पैमाना होता है, डायरेक्शन को समझने के लिए कार्डिनल एंड इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं, हिंदी में जिनको हम चतुर्दिश और मध्यवर्ती दिशाएं कहते हैं, और सिंबल्स या प्रतीक होते हैं जिनसे कि मैप को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। राइट। ये चैप्टर अभी इतनी सी बात नहीं करता है, ये चैप्टर जो है वो ग्लोब, मैप और मैप के टाइप्स ये सब चीजें समझाता है, लेकिन इससे आगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स टाइम से कैसे जुड़ते हैं, अक्षांश देशांतर और देशांतर समय के साथ कैसे जुड़ते हैं उसके बारे में भी बात करता है, डिटेल में बात करता है। तो उस सेक्शन को हम पूरा का पूरा नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। उसमें भी अगर जरूरत होगी तो लैटिट्यूड अक्षांश को एक सेशन में कवर करेंगे और लॉन्जिट्यूड देशांतर को दूसरे सेक्शन में कवर करने की कोशिश करेंगे। राइट। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है प्रवीण वैष्णव पीवी सर के नाम से, अगर आप हैंडल देखेंगे तो @PV सरजी, PVSIRJI, ये अगर आप डालेंगे तो आपको मेरा चैनल जो है वो मिल जाएगा, सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी टेलीग्राम हैंडल चैनल पर। व्हाट्सएप पर भी सेम ऐसा ही चैनल है, पर उस पर पीडीएफ वगैरह अवेलेबल नहीं रहेगी, बाकी क्लासेस की सारी जानकारी यहाँ पर भी आपको मिलती रहेगी। फेसबुक पर पीवी सर नाम का पेज है, आप वहां से मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। एक्स या ट्विटर जिसे हम कहते हैं, वहां पर @प्रवीण पीवी सर के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और सेम इंस्टाग्राम पर भी @PV सरजी हैंडल जो है उसको डाल करके आपको मेरा जो चैनल है, पेज है, वो मिल जाएगा, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी ही जानकारियां जो है वो आपको अच्छी लगती हैं, मिलती रहेंगी, हमेशा मिलती रहेंगी इन सारे चैनल्स पर, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर। तो अच्छी लग रही है आप इसे लाइक करें, चैनल को, हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और आगे का डिस्कशन लैटिट्यूड्स पर, लॉन्जिट्यूड्स पर अभी हमारा बहुत सारा सेक्शन बाकी है, तो उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।